गोपाल, क्या हुआ? तुम ऐसे अपने खेत में माथे पर हाथ रखकर परेशान क्यों बैठे हो? अरे भाई देखो, मेरी तो पूरी फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन तुम्हारी फसल तो सबसे अच्छी खड़ी थी और सुना था अब की बार सबसे ज्यादा फसल तुम्हारी ही होगी। हाँ, न जाने किसकी नजर लगी है। अरे नजर वजर कुछ नहीं होता, ये सब तो तुम्हारे कम दिमाग के कारण हुआ है। अगर तुम समय रहते अपनी फसल की बीमारी को भांप जाते। मेरी फसल में क्या कोई बीमारी लगी हुई थी क्या? इस कारण अब मैं खेत से फसल नहीं उठा पाया हूँ। हाँ, देखो तुम्हारे खेत में कितनी सुंडी लगी हुई है। अगर तुमने इसका समय पर इलाज कर लिया होता तो आज तुम फसल बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे होते। तभी तो कहते हैं। पर भैया, मैंने तो पूरा दिन और पूरी मेहनत से ये फसल तैयार की थी, अब न जाने काटने के समय मेरे साथ क्या होता है। अरे कुछ नहीं होता, तुम अपनी मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन अपनी बुद्धि का भी प्रयोग किया करो। हाँ भाई, मेहनत और बुद्धि के साथ ही में खेती की जा सकती है। और दूसरी तरफ उसी गांव में एक साहूकार होता है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है। सेठ जी, अब की बार आलू की फसल बहुत अच्छी हुई है, आलू बहुत मोटे मोटे हुए हैं और गांव के सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें फसल से अच्छा मुनाफा मिला है। बस एक दो किसान और रह गया है जिसने अपने आलू की अभी बिक्री नहीं की है। अगर आप कहते हैं, हाँ ठीक है, तुम एक दो जो किसान रह गए हों उन्हें के घर चले जाना और उनसे कहना जल्दी से बिक्री कर दें, क्योंकि एक दो दिन के बाद मैं सारा माल बाजार लेकर जाऊंगा। ठीक है, मैं गोपाल को भी कह दूंगा। हाँ, गोपाल ने तो मुझसे पहले ही 5,000 रुपये उधार पर उठाए हुए हैं, उससे ज़रूर कहना ऐसा न हो वो किसी और को फसल बेच दे। मुझे लगता है उसके मन में कुछ बेईमानी है, वो किसी और को फसल बेचने की ताक में है, इसलिए अभी तक अपने आलू लेकर हमारे पास नहीं आया है। अरे तुम बेकार में ही चिंता कर रहे हो भोला। गोपाल से कहना कि वो 2 दिन के अंदर अपने आलू की सारी बिक्री मुझे कर दे, क्योंकि उसके बाद मैं आलू को बाजार लेकर जाऊंगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे मेरे पैसे तुरंत चुकाने पड़ेंगे। और भोला वहाँ से चला जाता है। शाम का समय होता है। गोपाल और उसकी बीवी अपने घर के बाहर आंगन में बैठे हुए होते हैं। तभी गोपाल की बीवी गोपाल से कहती है, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। हाँ, परेशानी की तो बात ही है, अब की बार मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। और तभी वहाँ पर भोला एक आदमी को लेकर पहुँचता है। गोपाल, अरे ओ गोपाल, जरा इधर तो आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कोई ज़रूरी काम है। और गोपाल उठता है, भोला के पास चला जाता है, उसकी पत्नी भी साथ में ही आ जाती है। मुझे सेठ ने भेजा है, सुना है तुमने अभी तक अपने आलू की बिक्री नहीं की है, तुम्हें सेठ के 5,000 रुपये भी उधार चुकाने हैं। सेठ ने कहा है कि तुम्हारे पास 2 दिन का समय है। अरे मैं कहाँ से आलू की बिक्री करूँ, मेरी तो पूरी फसल ही खेत में बर्बाद हो गई। क्यों बहाने बना रहे हो? तुम्हारी फसल तो अब की बार सबसे अच्छी फसल थी, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई, ये झूठ क्यों बोलेंगे, हमारी फसल वाकई में ही बर्बाद हो गई है। देखो गोपाल, तुम्हारे पास अपनी फसल बेचने के लिए सिर्फ 2 दिन का समय है, वरना सेठ जी के पैसे लौटा देना। अरे भाई, सेठ जी से कहना कि मुझे कुछ समय और दे दें, मैं उनके पैसे ज़रूर लौटा दूंगा। भोला वहाँ से चला जाता है और इसी तरह रात हो जाती है। रात को गोपाल और उसकी पत्नी बिस्तर पर बैठे हुए बातें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें चिंता के कारण नींद नहीं आ रही है। अब हमारा क्या होगा? अब हम सेठ जी के पैसे कैसे लौटाएंगे? अरे कुछ न कुछ इंतजाम जरूर हो जाएगा, मैं कोई और काम कर लूँगा जिससे सेठ जी का उधार चुकता हो जाएगा। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 2 दिन का समय है। अरे तुम चिंता न करो, 2 दिन का समय तो है ही, है ना। रात बहुत हो चुकी है, तुम भी सो जाओ और मुझे भी नींद आ रही है। और अगले दिन सुबह गोपाल गांव में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है। तभी वो देखता है कि श्याम सिर पर एक टोकरी में कुछ ले जा रहा है। वो उसे रोककर पूछता है कि अरे भाई, तुम ये टोकरी में क्या ले जा रहे हो और कहाँ ले जा रहे हो? अरे ये तो मेरे घर के पीछे जो बाग है उसमें कुछ नींबू उगे थे, ये नींबू मैं बाजार में बेचने जा रहा हूँ। भला इतने नींबू बेचकर तुम कमा ही क्या लोगे?
इतने से तुम्हारा कैसे घर खर्च चलेगा? अरे मूर्ख, अब गर्मी है, गर्मी में नींबू के भाव बहुत ऊंचे होते हैं और मुझे इतनी कमाई तो हो जाती है कि मुझे किसी से उधारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या कहा? नींबू के भाव इतने अच्छे हैं? मेरे घर के पीछे जो बाग है वहाँ पर भी नींबू हैं, तो तुम भी मेरे साथ चलो उन्हें बाजार में बेचने। और इसी तरह गोपाल सब भी नींबू बाजार में लेकर बेचने चला जाता है। और दूसरी तरफ भोला सेठ से कहता है कि सेठ जी, मैंने गोपाल को बाजार में देखा है, अब वो बाजार में जाकर अपनी फसल बेचने लगा है, तो इसमें तो अच्छी बात है, वो जल्द ही हमारे पैसे चुका देगा। और गोपाल हर रोज़ शहर में जाता और अपनी नींबू बेचता। एक रात की बात है, गोपाल भोजन कर रहा होता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने देखा है शहर में सभी लोग शिकंजवी बहुत पीते हैं, उन्हें नींबू पानी पीना पसंद है, तो फिर आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्यों ना मैं भी नींबू पानी बेचना शुरू कर दूं, इससे आमदन भी बढ़ेगी और मैं जल्द ही सेठ के पैसे भी लौटा दूंगा। और न जाने सेठ मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। जब तुम सेठ के पैसे लौटा दोगे तब सेठ भी तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेंगे, तो मैं जल्दी ही नींबू पानी बेचना शुरू कर देता हूँ। गोपाल एक रेहड़ी खरीदकर उसे लेकर बाजार में चला जाता है और बाजार में जाकर वो भी नींबू पानी बेचना शुरू कर देता है। ये खबर भोला को लगती है। भोला सेठ से कहता है कि सेठ जी देखो, गोपाल ने आपके पैसे तो नहीं लौटाए हैं, बल्कि उसने तो अब शहर में अपना बिजनेस बनाना शुरू कर दिया है, अब तो वो नींबू पानी भी बेचने लगा है, देखो कितना बेईमान है वो। अरे अच्छी बात है कि अगर उसने व्यापार शुरू कर दिया है, अब तो मुझे भी जाकर उसका नींबू पानी पीना चाहिए। देखना तो पड़ेगा कि उसका व्यापार अच्छे से चल रहा है या नहीं, अगर उसे मेरी मदद की जरूरत होगी तो उसकी मदद भी कर दूंगा। सेठ बाजार में जाता है और वो उसी जगह जाता है जहाँ पर गोपाल नींबू पानी बेच रहा होता है। गोपाल सेठ को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि सेठ जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अरे तुम कैसे भाग्यशाली हो, हमें भी तो थोड़ा अपना नींबू पानी दो। और वो सेठ को नींबू पानी देता है और सेठ नींबू पानी पीते हैं। अरे गोपाल, तुम तो वाकई में ही बड़ा अच्छा नींबू पानी बनाते हो, एक गिलास और लेना है क्या सेठ जी? अरे नहीं नहीं, मेरा तो पेट भर चुका है, पर तुम वाकई में ही बड़ा स्वादिष्ट नींबू पानी बनाते हो। मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि तुम्हारा व्यापार अच्छे से चल रहा है या नहीं। सेठ जी, बस आपकी ही कृपा है, मैं बहुत जल्द आपके पैसे भी लौटा दूंगा। अरे तुमसे पैसे कौन मांग रहा है? सेठ जी, आपका मेरी दुकान पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेठ जी, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इसे कब से कह रहा था कि तुम भी बाजार में जाकर काम करना शुरू करो, फिर देखो तुम कैसे दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करते हो। हाँ भाई, अगर लोग मेहनत के साथ साथ थोड़ा बुद्धि का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो किसान अब गरीब नहीं रहेगा। हाँ सेठ जी, अब तो मुझे भी ये बात समझ में आ गई है कि मेहनत के साथ साथ दिमाग होना भी बहुत जरूरी है।